बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। इमरान खान साहब का जो स्टेटमेंट है, जो उन्होंने ख़ुद बताया और वो जारी किया गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से इमरान खान साहब के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पे, वो स्टेटमेंट कहानी थोड़ी मुख्तलिफ सुना रहा है। इससे पहले जब बैरिस्टर गौहर मिले और बाकी लोग गए जेल में, जब वो बाहर आए तो उन्होंने कोई और बात बताई, लेकिन जब कलेक्टिवली सबसे बात पूछी गई तो फिर उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इमरान खान साहब का वो स्टेटमेंट जारी किया जो उन्होंने इस सारे सिनेरियो के बारे में कहा। यानी ये जो हुआ 26 तारीख की रात को डी चौक में, उस पर इमरान खान साहब का मौक़िफ़ क्या है, ये अब लफ्ज़ ब लफ्ज़ मैं आपके सामने रख देता हूँ। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कौम के नाम पैगाम। इस्लामाबाद कत्ले आम के शोहदा का सुनकर इंतहाई रंजीदा हूँ। दौरे हाज़र के जनरल डायर ने जलियांवाला बाग की तारीख दोहराई है। इन शहरियों का खून नाहक ज़ाया नहीं जाएगा और हम इन शोहदा का केस अक़वाम मुत्तहिदा समेत हर फोरम तक लेकर जाएंगे। हकीकी आज़ादी की तहरीक उन हथकंडों से रुकने वाली नहीं है। ना मैं पीछे हटूंगा, ना पाकिस्तानी कौम पीछे हटेगी। अगर हमने आज हार मान ली तो पाकिस्तानी कौम का कोई मुस्तकबिल नहीं होगा। पुरअमन एहतजाज हर पाकिस्तानी का बुनियादी हक है और वो पाकिस्तान में कहीं भी किया जा सकता है। 9 मई को भी हमारे 25 कारकुनान को शहीद किया गया और इस बार भी पुरअमन मुजाहिरीन को गोलियां मारकर खून की होली खेली गई और दर्जनों शहरियों को शहीद किया गया, जो कि बदतरीन डिक्टेटरशिप में भी नहीं किया गया। हमारी कॉल पर लाखों पाकिस्तानी तमाम तर रुकावटों, गिरफ्तारियों और धमकियों के बावजूद आईने पाकिस्तान और जमहूरियत की बहाली और सियासी कैदियों की रिहाई का मुतालबा लेकर इस्लामाबाद पहुंचे, लेकिन इन पुरअमन लोगों पर जुल्म के पहाड़ तोड़े गए। इस बार शेलिंग और रबड़ बुलेट से आगे बढ़कर स्नाइपर्स और दीगर जानलेवा असलहे से कत्लेआम किया गया, जो डेथ सर्टिफिकेट्स में भी सामने आ चुका है। दर्जनों मुजाहिरीन को शहीद और सैकड़ों को जख्मी किया गया और 6000 से जायद कारकुनान को झूठे केसेस में गिरफ्तार किया गया। मैं सुप्रीम कोर्ट से मुतालबा करता हूं कि गैर जानिबदार जुडिशल कमीशन बनाकर इस कत्लेआम की तहकीकात करवाई जाए और कत्लेआम का हुक्म देने वाले और इसमें मुलव्विस अनासर को सख्त तरीन सजाएं दी जाए। मैं मुतालबा करता हूं कि शोहदा और जख्मियों के हवाले से इस्लामाबाद और रावलपिंडी के अस्पतालों का डाटा जल्द अज जल्द पब्लिक किया जाए और तमाम अस्पतालों और फुटेज को महफूज किया जाए, ताकि जो CCTV फुटेज है सेफ सिटी की, वो 9 मई की तरह शवाहिद को गायब ना किया जा सके। यानी इमरान खान साहब बहुत पहले से कह रहे हैं कि CCTV फुटेज 9 मई की लाई जाए। मैंने पिछले वीलॉग में ये बात की थी और मैंने 8-9 नुक्ते उठाए थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फौरी तौर पे FIR दर्ज कराने के लिए दरख्वास्त देनी चाहिए, चाहे वो ना हो, फिर अदालतों में दरख्वास्त देनी चाहिए, चाहे ना हो, लेकिन अपना पेचा डाल देना चाहिए, काम शुरू कर देना चाहिए। ये लोग हमेशा इक़्तिदार में और ताकत में और सीटों पे बैठे हुए नहीं रहेंगे। एक दिन ये चले जाएंगे, कोई 2-4 साल में, 5 साल में, 6 साल में, 2 महीने में, 5 दिन में, कभी भी जा सकते हैं। तो जब भी ये जाएंगे तो कानून और इंसाफ तब अपना रास्ता बनाएगा। और अगर आपने दरखास्त ही जमा नहीं करवाई होगी तो फिर आपके केस की उस वक्त वक़्त नहीं होगी। तो इमरान खान साहब ने कहा कि मैंने अपनी पार्टी और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को हदायत दी है कि शोहदा के लवाहिकीन और जख्मियों की देखभाल और उनकी फलाह बहबूद की जिम्मेदारी लें। जो लोग लापता हैं उनकी बाजियाबी के लिए तमाम तर तवानाइयाँ खर्च करें और जो लोग गिरफ्तार हैं उनके केसेस की पैरवी करने वाले वकला की टीम्स की हौसला अफजाई करें। इस्लामाबाद कत्लेआम के खिलाफ पेशावर में शोहदा मार्च का इनकाद किया जाए और पार्लियामेंट का सेशन जल्द अज जल्द बुलाकर करारदाद पेश की जाए। ओवरसीज पाकिस्तानी दुनिया भर में इस कत्लेआम के खिलाफ आवाज़ उठाएं और पाकिस्तान में जारी जुल्म और बर्बरियत के हवाले से पूरी दुनिया में आगाही मुहिम चलाएं। मैं इस्लामाबाद पहुंचने वाले लाखों पाकिस्तानियों को सलाम पेश करता हूं। अली अमीन, बुशरा बीबी, उमर अयूब, खालिद खुर्शीद, आलिया हमजा, शाहिद खटक, नौजवान लीडर्स समेत मार्च को लीड करने वाले तमाम सीनियर और जूनियर पार्टी मेंबरान असेंबली और टिकट होल्डर्स को सराहता हूं। बड़ी सही इंफॉर्मेशन है इमरान खान साहब के बाद जेल में भी। इमरान खान साहब ने किसी रंगबाज का नाम नहीं लिया, उन्होंने डायरेक्टली उन लोगों का नाम लिया जो लोग वाकई मार खा के पहुंच रहे थे। कुछ लोग मिसिंग है, लेकिन उन्होंने जिनका नाम लिया वो लोग वाकई बड़ी मुश्किल के साथ वो लोग डी चौक तक पहुंचे हैं। फिर पंजाब और इस्लामाबाद में जैसे कर्फ्यू का माहौल बनाकर तहरीक इंसाफ के कारकुनान पर क्रैकडाउन किया गया और मुल्की मईशत को खरबों रुपए का नुकसान पहुंचाया गया, ये किसी भी महज़ब माशरे में काबिल कबूल नहीं है। फार्म 47 के सहारे खड़ी कठपुतली हुकूमत और माफिया के गुलाम पुलिस के IG सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने के लिए ये जुल्म कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ के कारकुनान मुत्तहिद और मुनज़्ज़म होकर मुल्क पर मुसल्लत माफिया के खिलाफ अपनी हकीकी आज़ादी की जदोजहद के अगले मरहले की तैयारी करें। लेकिन इमरान खान नहीं टलते।
ना इमरान खान पीछे हटता है, इमरान खान फिर डट गया है। देखें, ये जो 26 तारीख को हुआ ये करना आसान था। ये लोग जब कह रहे थे ना कि हम गोली चला देंगे, ये कर देंगे, मैं सोच रहा था चला ही नहीं सकते, क्योंकि सारी दुनिया जानती है गोली चलाना आसान है, उसका बोझ उठाना बहुत मुश्किल है। ये लोग तो पूरा मन थे, इन्होंने किया भी कुछ नहीं, ये तो सिर्फ चल के डी चौक तक आ रहे थे और वहां पे खड़े होकर एहतजाज कर रहे थे, और इन्होंने कोई एक गोली नहीं चलाई, कोई एक हथियार नहीं उठाया। अब हुकूमत बयानिया क्या बनाएगी, मैं कुछ चीजें आपके सामने भी रख देता हूं। एक तो यह है कि एस्टेब्लिशमेंट हुकूमत के ऊपर डालेगी कि हुकूमत ने किया ये सारा कुछ, और हुकूमत एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर डाल रही है कि नहीं नहीं ये एस्टेब्लिशमेंट किया सारा कुछ। मैं आपको बताता हूं कैसे। शहबाज शरीफ साहब ने आर्मी चीफ की तारीफ की है बाकायदा बयान देते हुए, और उन्होंने कहा जी आर्मी चीफ ने ये सारा कुछ करके दिया, और ये जो निपटा है सारा मामला ये आर्मी चीफ की हिकमत अमली से निपटा है, उनकी वजह से ये सारा मामला हुआ है। तो उन्होंने, शहबाज शरीफ साहब ने स्टेट में ये कहा कि ये जो कुछ भी हमने किया हम तो ये कर नहीं सकते, तो ये आर्मी चीफ ने हमें करके दिया या मिलिट्री ने हमें करके दिया। उन्होंने फौज की तारीफ की। तो शहबाज शरीफ साहब ने उठा के अगर कत्लेआम कल को डलना है किसी के खाते, तो उन्होंने कहना जी मैंने तो स्टेटमेंट पहले दे दिया था कि जनाब ये कैसे हुआ। फिर दूसरी बात ये है कि यहां पे अता तारड़ का एक स्टेटमेंट भी है, उसको भी हमें याद रखना पड़ेगा। फिर एक ख्वाजा आसिफ का स्टेटमेंट है, फिर एक मोहसिन नकवी का है, वो स्टेटमेंट गोलियां चलाने की धमकियां भी दे रहा है। फिर उससे पहले मीडिया के ऊपर खबरें चलाई गई कि शूट टू किल का ऑर्डर हो गया कि जनाब जो बंदा नजर आए और बात ना बने उसको गोली मार दी जाए। अब ये मामला भी जनाब एक बड़ा क्लैरिटी के साथ सामने मौजूद है। कुछ सहाफियों के ट्वीट्स हैं और वो बबांगे तोहल वो सहाफी क्या कह रहे थे, जरा ये बातें आप उनकी भी सुन ले। एक सहाफी का ट्वीट है जी कि डी चौक के इलाके में रेंजर्स और पुलिस ने इंतशारियों के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू कर दिया। इंतशारियों और फसादियों की 100 से ज़्यादा गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया गया है और इतनी ही तादाद में फसादियों के सर खोल दिए गए हैं। हकीकी आज़ादी मुबारक हो। अब ये जनाब ये एस्टेब्लिशमेंट के बहुत करीबी सहाफ़ी हैं जिनका ये स्टेटमेंट है। इन सारी चीज़ों को आप जमा तफरीक करें तो आपको समझ आ जाती है कि एक्चुअली ये प्लानिंग के साथ हुआ था और ये प्लानिंग के साथ किया गया था। अब हो ये रहा है कि एक तरफ दूसरे पे डाल रही है और दूसरी तरफ पहली पे डाल रही है। एस्टेब्लिशमेंट के जो सियासतदान है, जो खास आदमी है फैसल वाडा, उनका ज़रा आप स्टेटमेंट ले लें। वज़ीर आज़म ने जो ये सारी मैनेजमेंट है ये आर्मी चीफ पर डाली और उनकी तारीफ की, जबकि फैसल वाडा ने जो आज बयान दिया कल रात को, उनका बयान यह है कि हुकूमत ने एहतजाज को सही तरीके से मैनेज नहीं किया, एक भी शहादत डिजास्टर है, जिम्मेदारी हुकूमत पर आयद होती है। फैसल वाडा, यानी आप अंदाजा करें कि एस्टेब्लिशमेंट का आदमी कह रहा है कि हुकूमत जिम्मेदार है, हुकूमत ने सही मैनेज नहीं किया, जिम्मेदारी हुकूमत की है। दूसरी जानिब हुकूमत कह रही है नहीं जी नहीं, ये तो हम शाबाश दे रहे हैं और तारीफ कर रहे हैं और शुक्रिया अदा कर रहे हैं मिलिट्री का कि उन्होंने ये करके दिया है। तो यहाँ पे मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत जो है वो इस मामले को एक दूसरे पे क्यों डाल रही है, क्योंकि ये आसान मामला नहीं है और ये सब लोग जानते हैं कि इमरान खान का नुकसान करना पाकिस्तान का नुकसान करना है, और अगर जिसने इमरान खान का नुकसान किया वो तो भुगतेगा उसको। ये सारा पाकिस्तान नहीं, सारी दुनिया जानती है। अब मामला ये है कि इमरान खान छोड़ेगा नहीं इस मामले को लेकर, जहां उसके लोग शहीद हो गए। पहला स्टेटमेंट जो इमरान खान का बाहर आया, अब ये लेट आया लेकिन जो पहला स्टेटमेंट बाहर आया उससे पता चलता है कि इमरान खान साहब किस पिच पे है। मैं आपको बताता हूं, इमरान खान साहब ने जेल में जैसे ही इन लोगों ने इमरान खान साहब को इतला दी कि जनाब आज के दिन में ये हुआ है, तो पहला सवाल पता क्या था इमरान खान साहब का, सुप्रीम कोर्ट गए हो अब तक, तुम्हें फौरन सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए था। यानी इमरान खान साहब इस लेवल तक अग्रेसिव है, उन्होंने कहा कि कत्लेआम हो गया इस्लामाबाद डी चौक में, आप सबको इकट्ठे होकर सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाना चाहिए था और जाकर वहां कहना चाहिए था कि ये हमारे साथ कत्लेआम हो गया। अब इसमें देखें ना, कादी फायद ईसा तो है नहीं। इस वक्त जो जज है वो अपने आप को एक न्यूट्रल जज साबित करना चाहते हैं, जस्टिस याह्या आफरीदी, और वो ये साबित करना चाहते हैं वो इंसाफ के तकाजे पूरे कर रहे हैं। अब उनके सामने जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस चीज को ले जाएगी, जनाब हमारे बंदे मार दिए इस्लामाबाद में, कत्लेआम हो गया, सरेआम गोलियां चल गई, जब ये बात जाकर वहां पे की जाएगी तो फिर जज साहब के लिए बड़ी ऑकवर्ड सिचुएशन हो जाएगी। इंसाफ देंगे तो खुरा कहीं और निकल जाएगा, जाके हुकूमत फंस जाएगी, एस्टेब्लिशमेंट फंस जाएगी। इंसाफ नहीं देंगे तो फिर पब्लिक के सामने सारा मामला खुल जाएगा, जैसे कादी फायद ईसा साहब का खुल गया था। तो इमरान खान साहब ने यह ठीक बात की है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जरूर जाना चाहिए। अब जनाब 3 ऑप्शन हो सकती है कि गोली किसने चलाई। सवाल तो यह पैदा होता है कि गोली क्यों चलाई। ये सवाल सारे पूछ रहे हैं और ये सवाल ने हुकूमत की नींदें हराम कर दी हैं। किसी को समझ नहीं आ रही कि इसका जवाब क्या देना है, गोली क्यों चलाई। अब जो है वो एक और चीज जो है कि गोली किसने चलाई, इसके बारे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो बाहर की आदत है वो बड़ी मोहतात है। वो ये कहते हैं जी गोली गलत चली, चलनी नहीं चाहिए थी, किसने चलाई इसके लिए इंक्वायरी की जाए और इंक्वायरी कमीशन बना के उसके अंदर जो है तहकीकात कर ली जाए। यास्मीन राशिद साहिबा ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को एक लेटर लिखा है जेल से, और उसमें उन्होंने ये कहा है चीफ जस्टिस को कि जुडिशियल इंक्वायरी इस सारे मामले की करवाई जाए। यानी डॉन न्यूज के मुताबिक जेल में जो खत लिखा यास्मीन राशिद साहिबा ने, उन्होंने कहा कि 26 नवंबर को पाकिस्तान में बुनियादी इंसानी हुकूक की खिलाफवर्जी की गई। इस्लामाबाद में पाकिस्तान के मुस्तकबिल की नस्ल का कत्लेआम किया गया। बतौर मां
इस साने पर उनका दिल टूट गया है। मैंने आपको बताया था ना, मेरे से बात करते हुए वो रो पड़ी थी। उन्होंने कहा मैंने कभी ज़िंदगी में इतनी बेबसी महसूस नहीं की, मेरे बच्चे शहीद हो गए और मैं बाहर नहीं हूँ। मैं बाहर होती, मैं उनके लिए आवाज़ उठाती, मैं उनके लिए कुछ कर पाती, मुझे बहुत दुख है इस बात का, ये उन्होंने मुझे कहा था। उनका कहना था कि अपनी 74 साल ज़िंदगी में आज तक कभी खुद को इतना बेयारो मददगार नहीं पाया। पाकिस्तान इंसानी हुकूक के हवाले से बदतरीन दौर से गुजर रहा है। हम बुनियादी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए चीफ जस्टिस की तरफ देख रहे हैं, वो बुनियादी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़रूरी इक़दाम करें। उन्होंने अपने लेटर के अंदर कहा कि जुडिशल कमीशन बनाया जाए, अगर हक़ाइक़ सामने ना लाए गए तो तारीख़ हमें कभी माफ़ नहीं करेगी। अफसोसनाक वाक़े के पीछे मुल्ज़िमान की निशानदही करके उन्हें सज़ा दी जाए। ये जनाब यास्मीन राशिद साहिबा का मुतालबा। इमरान खान साहब ने भी एक ऐसा ही मुतालबा किया है। अब गोली किसने चलाई, इसके ऊपर 3 ऑप्शन हो सकती है ना मैक्सिमम। नंबर 1, जिन लोगों ने धमकी दी, जिन लोगों ने कहा कि हम गोली चला देंगे, जिनके पास हथियार मौजूद थे और जो दिखाई दे रहे थे हथियारों के साथ, यानी रियासती इदारे, लॉ इन्फोर्समेंट, जिसमें पुलिस भी थी, रेंजर भी थी, फौज भी थी, या तो इस तरफ जाएगा मामला कि गोली यहां से चली है, या दूसरा ऑप्शन ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी लाइट जाने के बाद और अपने बंदे मार दिए। दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है ना, एक ये हो सकता है कि जो रियासत है उसने गोली चलाई, दूसरा ये हो सकता है कि पीटीआई ने चलाई, तीसरा एक ऑप्शन और भी हो सकता है। और ये ऑप्शन सिर्फ अडॉप्ट किया जाएगा उस वक्त जब कोई डील हो जाएगी, या शोहदा के खून का अगर कभी सौदा हो गया खुदा ना खास्ता। और कई लोग ये ख्वाहिश भी है, कई लोग ऐसे हैं जो बीच के रास्ते निकालने के लिए बड़े मशहूर हैं और वो चाहते हैं कि बीच का रास्ता निकल जाए। जैसे कि राणा सनाउल्लाह साहब ने स्टेटमेंट दिया। राणा सनाउल्लाह साहब का जो स्टेटमेंट है ना, वो इस वक्त बहुत ही जूम मानी है। उन्होंने कहा कुछ नहीं पता किसने कहां से फायरिंग की, पार्लिमानी कमीशन बनना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम नहीं जानते कि किसने कहां से फायरिंग की, इस पर पार्लिमानी कमीशन बनना चाहिए। कबल वक्त इंतखाबात समेत तमाम मसाइल पर बात करने के लिए हम तैयार हैं। उन्होंने कहा 10 से 15 हज़ार लोग जमा थे, लाख बंदे के ऊपर तो पर्चा दे दिया, तो बंदे जमा थे 10 से 15 हज़ार, जिनमें से 7 से 8 हज़ार मुसल्ला थे। इतनी बंदूकें थी, किसी मीडिया को नजर नहीं आई, ना इंटरनेशनल मीडिया को, ना लोकल मीडिया को, ना आपके मीडिया को। एक फोटो लगाई है आपकी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने, पंजाब वाली ने, और वो फोटो भी उठा के पुरानी लगा दी है, और जो पुलिस ने दिखाई है वो भी बहुत पुरानी दिखा दी है। यानी हथियार भी बहुत पुरानी पुरानी फोटोज आप दिखा रहे हैं। पीटीआई के साथ तो हथियार आए ही नहीं थे, इन्होंने तो सख्ती से मना किया हुआ था। वो ये कह रहे हैं कि कुछ पता नहीं किसने कहां से फायरिंग की, डी चौक पर जो कुछ हुआ हुकूमत इसकी साफ शफाफ इंक्वायरी करवाना चाहती थी। अब तहरीक इंसाफ अपने झूठे प्रोपेगेंडे को तस्लीम करे ताकि पार्लिमानी कमीशन शफाफ तहकीकात कर सके। देखिए वो ये कर रहे हैं कि जुडिशल कमीशन नहीं बनने दे रहे, जुडिशल इंक्वायरी नहीं होने दे रहे। उनकी कोशिश ये है कि पार्लिमानी कमेटी बना के तो इसको नबेड़ दें मामले को और पीटीआई को इसके ऊपर मना ले। लेकिन हकीकतन इसके ऊपर ना सिर्फ इंक्वायरी होनी चाहिए बल्कि इसके ऊपर मुकदमा दर्ज करके ये मामला आगे की तरफ बढ़ना चाहिए। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वो तमाम चीजें करनी चाहिए जो मैंने पिछले वीलॉग में आपको कही थी। अगर तो कोई डील हो रही होगी तो तीसरा ऑप्शन होगा जनाब कोई और गोलियां मार गया, हमें पता नहीं चला। और अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने मौके पर खड़ी रहेगी तो फिर उन्हें एफआईआर के लिए भी जाना पड़ेगा, सेफ सिटी की फुटेज के लिए भी जाना पड़ेगा, उन्हें अस्पतालों में भी जाना पड़ेगा, उन्हें पार्लिमान में भी आवाज उठानी पड़ेगी, उन्हें एहतजाज भी करना पड़ेगा, अंग्रेजी में प्रेस कॉन्फ्रेंस आलमी मीडिया के सामने भी करनी पड़ेगी, उन्हें अपने जख्मियों के बयानात रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पे डालने पड़ेंगे, शोहदा के लवाहिकीन के बयानात रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पे डालने पड़ेंगे, डाटा रोजाना की बुनियाद पे देना पड़ेगा कि उनके कितने बंदे गिरफ्तार हैं और कितने बंदे लापता हैं। जो लोग लापता हैं उनकी फैमिलीज के इंटरव्यू डालने पड़ेंगे और पता करना पड़ेगा कि लापता हैं या इनकी लाश गायब की गई है। दोनों में से एक चीज हो सकती है ना। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये एलिगेशन है जो हमारे लापता लोग हैं, हमें आइडिया नहीं है कि वो कहां है, क्या वो मारे गए हैं या वो गायब कर दिए गए हैं, इसके बारे में हम नहीं जानते। तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ होगा। वरना दूसरी तरफ जो है वो हुकूमत अपनी एक तैयारी कर रही है और वो ये सारा मामला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के गिर्द लपेट रही है। और स्पेशली उनका जो ज्यादा फोकस है वो इस बात पे है कि सोशल मीडिया को कैसे काबू करना है। एक और आवाज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से उठ रही है, बाहर से भी उठ रही है, सहाफी भी ये बात कर रहे हैं कि इमरान खान साहब बानी चेयरमैन है पार्टी के, वो जेल के अंदर है, उनके ऊपर पर्चा हो गया दोबारा से, यानी उनके ऊपर मुकदमा दर्ज कर लिए गए। लेकिन जो पार्टी का इस वक्त का चेयरमैन है जो बाहर है उसके ऊपर पर्चा दर्ज नहीं हुआ। यानी बैरिस्टर गौर साहब के ऊपर पर्चा नहीं हो रहा। पर्चा किसके ऊपर हो रहा है? इमरान खान साहब के ऊपर हो रहा है जो जेल के अंदर ऑलरेडी बंद है, जो बाहर मौजूद ही नहीं है। ये सवाल बहुत सारे लोग उठा रहे हैं और बार बार उठा रहे हैं। मुझे अभी एक फोन आया, निसार सफदर जदून साहब हैं, ये साबिक एमपीए हैं हवेलियां से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। इनके जो बड़े भाई हैं वो इस वक्त एमपीए हैं और उनका नाम है इफ्तिखार अहमद खान। और जो निसार सफदर जदून साहब हैं ये गिरफ्तार हो गए हैं और इनके बेटे ने मुझे बताया कि इनके साथ 83 बंदे गिरफ्तार किए गए थे और इनके वालिद ने पैगाम भिजवाया है निसार साहब ने कि हमें गाड़ियों के पास लेकर जाते हैं, गाड़ियों के अंदर पता नहीं कहां से लाके असला रखते हैं, शेल्स रखते हैं और चीजें रखते हैं, हमें कहते हैं यहाँ पे खड़े हो जाओ आपकी फुटेज बनानी है। उन्होंने कहा जी मैंने हंसना शुरू कर दिया वहां खड़े होकर कि ये चीजों को मैं जानता ही नहीं हूं, ये मेरे खाते में आप क्या चीजें डाल रहे हैं। तो मेरे हंसने के ऊपर फिर उनके ऊपर टॉर्चर किया गया। वो ये बताते हैं कि उनके ऊपर टॉर्चर बार बार किया जा रहा है और इसके लिए जो डीपीओ है वो जाती हैसियत के अंदर कार्रवाई कर रहा है, जो अटक वाला डीपीओ
वो जो डीपीओ कह रहा था ना, अटक हमारी रेड लाइन है, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा, कुछ भी नहीं किया, फिर बाद में अब नया लतीफा सुना दिया। यानी मुझे तो लगता है डीपीओ साहब को दोबारा जो है ना वो स्कूल में दाखिल करना चाहिए। अब जरा स्टेटमेंट आप सुने, आप हैरान हो जाएंगे। उन्होंने कहा जी हमारा पहला पॉइंट गाजीपुर होता था, वहां एक क्रेन पर जहाज के इंजन से भी बड़े बड़े पंखे रखे हुए थे, और जहाज के इंजन से बड़ा पंखा चलेगा तो जिस क्रेन के ऊपर रखा होगा उसको लेके नहीं उड़ा देगा। कैसी आप अजीब बात कर रहे हैं। यानी जहाज के इंजन से भी बड़े बड़े, वो देखे थे मेरे वो पंखे, वो कूलरों के जो बड़े वाले साइज के कूलर नहीं होते, वो वाले पंखे उन्होंने लगाए हुए थे कि अगर कंटेनर के आगे खड़ा करना पड़ा तो कुछ हद तक धुएं से रिलीफ मिल जाएगा। तो अब उसको एग्जैजरेट कैसे कर रहे हैं एसपी साहब, वो कह रहे हैं इनके जरिए गैस को हमारी तरफ मोड़ दिया गया जिसकी रफ्तार कई किलोमीटर थी, जिससे सांस लेना भी मुश्किल हो गया, और एक गैर मौलिक गैस मौलिक बना दी गई। मामला यह है कि यही आंसू गैस आप लोगों को मारते हैं। जब ये मुड़ के कुदरती हवा चल जाए या कोई पंखा चल जाए, ये थोड़ी सी आपकी तरफ आ जाए तो आपको इतनी तकलीफ होती है। वो कह रहे, वो अब रीजन दे रहे हैं कि हम क्यों मुकाबला नहीं कर पाए, ये कुछ पंखे थे जिनकी वजह से मुकाबला नहीं कर पाए। अजीबोगरीब किस्म की बातें करते हैं जो लॉजिक पे पूरा नहीं उतरती। मुमकिन ही नहीं है। ये इस तरह के पंखे पाकिस्तान के ऐसी चीज ईजाद कर ली कि कई किलोमीटरों तक हवाएं चल रही हैं और पूरी की पूरी आंसू गैस वापस जा रही है। ये पूरी दुनिया के अंदर ऐसी कोई चीज ईजाद नहीं हुई और पाकिस्तान में हो गई है। हद है वैसे, और इसके कोई ऐसे मनाजर भी वहां पे मौजूद नहीं है। मेजर ताहिर सादिक साहब का नाम डाल दिया जनाब, जिनको गिरफ्तार करना, उनके वारंट जारी कर दिए गए हैं। जबकि अहमद वड़ाइस साहब हैं, वो ये बता रहे हैं कि वो तो पाकिस्तान से बाहर अपना इलाज करवा रहे हैं, वो तो पाकिस्तान में मौजूद नहीं है, और उनके जनाब वारंट निकाल दिए गए हैं। नाज़रीन, दो खबरें और हैं और ये अफसोसनाक खबरें, क्योंकि हुकूमत जब से ये आई है कोई ना कोई ये कार्रवाई करती रहती है। अब इस हुकूमत ने जो है वो यूटिलिटी स्टोर्स, जहां से गरीब लोगों को सस्ता सामान मिलता था, उनको बंद करना शुरू कर दिया है। कुछ अर्सा पहले इन्होंने फैसला किया था, IMF की हर बात ये मान रहे हैं, गरीब आदमी को इन्होंने पीस कर रख दिया है। मुल्क भर के 446 यूटिलिटी स्टोर्स बंद कर दिए गए हैं। मजीद 500 से जायद बंद करने पर इस वक्त गौर हो रहा है। यानी ये आप अंदाजा कर लीजिए, डॉन के ऊपर यह खबर छपी हुई है कि 446 यूटिलिटी स्टोर को बंद कर दिया गया है, जबकि मजीद 500 से जायद यूटिलिटी स्टोर्स जो है उनको अब बंद करने का मनसूबा बना दिया गया है। गरीबों को वहां से सस्ता खाना नहीं मिलेगा। एक और खबर है जी, और वो खबर है पाकिस्तान में मिनी बजट के हवाले से हुकूमत की नाकामी और नाअहली का सबसे बड़ा सबूत मैं आपके सामने रखने लगा हूं। खबर यह है कि फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का जो अभी तक जो टैक्स कलेक्शन उन्होंने की है, नवंबर 2024 में भी वो अपना टैक्स का हदफ पूरा करने में बुरी तरह नाकाम हो गए। और इससे पहले जो 5 महीने की पूरी कारकर्दगी है उसके दौरान 344 अरब रुपए का शॉर्टफॉल अब तक आ गया है। यानी जितना टैक्स इन्होंने कलेक्ट करना था उससे 350 अरब टैक्स कम कलेक्ट कर पाई है पाकिस्तान की हुकूमत और FBR। बार बार FBR के अंदर तब्दीलियां करते हैं, कभी ये करते हैं, कभी वो करते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा। और क्योंकि लोगों के अंदर ट्रस्ट ही नहीं है ना, लोग इस हुकूमत के ऊपर बिलीव ही नहीं कर रहे। एडवांस टैक्सेस लेने के बावजूद 344 अरब रुपए का यहां पे शॉर्टफॉल है, और ये शॉर्टफॉल कवर नहीं होता तो मुमकिन है कि IMF दबाव डालेगा कि आप एक मिनी बजट की तरफ जाएं। भारी टैक्सों के नफाज के बावजूद FBR टैक्स हदफ के उसूल में नाकाम रहा। अगर दिसंबर तक टैक्स हदफ में नाकामी रही तो IMF मिनी बजट लाने का मुतालबा कर सकता है, और अगर मिनी बजट आया तो जनवरी के अंदर ये हुकूमत कितनी गैर मकबूल होगी इसका अंदाजा आप नहीं लगा सकते। मैं आपको उस वक्त बताऊंगा, ये जुमले आपको उस वक्त याद आएंगे। अब तक इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी अल्लाह हाफ़िज़।